साथियों, पिछले 3 घंटे से विस्तारित कार्य समिति की एक मीटिंग इसी प्रांगण में चल रही है और हम सबको बड़ी खुशी है कि खरगे साहब ने और राहुल गांधी जी ने इस कार्य समिति की मीटिंग को पटना में रखा है। मैं सबसे पहले बिहार की इस ऐतिहासिक वीर भूमि को नमन करता हूं और अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं। हम प्रफुल्लित हैं कि हम सब आज पटने में आए हैं। बिहार का जो योगदान रहा है देश में आज़ादी से पहले से लेकर आज तक, सामाजिक राजनीतिक हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है बिहार और बिहार के यहाँ के बाशिंदे। आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें अनेक विषयों पर खुल के चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव भी बहुत दूर नहीं हैं, तो काफ़ी कुछ प्रकाश उस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगले कुछ हफ्तों महीनों में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा। लेकिन कुछ बात इस मीटिंग में जो उभर कर आई हैं वो देश को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आपको ज्ञात होगा जब जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का यह रवैया रहा है, चाहे एफडीआई रिटेल में हो, एफडीआई डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो परमाणु करार हुआ उस पर हो, जीएसटी पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने पहले बहुत विरोध किया विपक्ष में। सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये दोगलापन है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और आज बिहार पर हम चर्चा मीटिंग में कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा, जो चिंतित हैं बिहार की जनता के बारे में, कि आर्थिक हालात यहाँ पर बहुत विषम बन चुके हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आश्वासन दिया था कि हम चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। आज 10 साल हो गए, सरकार डबल इंजन की है, कहां पर है चीनी उद्योग? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बिहार में जो आर्थिक स्थिति और संकट पैदा हो रहा है वो केंद्र सरकार भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। और राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जनसमर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है और कार्य समिति पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो दूरियां बन गई हैं आज अमीर गरीब की और गांव शहर की, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की असफल नीतियों का परिणाम है। शुद्ध रूप से आज आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं वहां पे क्या हालात पैदा हुए, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। चीन, अमेरिका जो हमारे पर लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो अमेरिका जो चीन को अपना दुश्मन मानता था, हिम्मत नहीं कर पा रहा है वो टैरिफ लगाने की या वो पाबंदियां लगाने की चीन के ऊपर। और हम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद पे बैठे हैं कि हम कुछ हल निकालेंगे, समझौता होगा, एक करार होगा। लेकिन इस प्रकार का रवैया जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती का हवाला पूरी दुनिया में देते थे, आज वो दोस्ती इस देश को महंगी पड़ रही है। ये अब आज का देश का नौजवान समझ चुका है।
बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था, वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को खदेड़ा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को। उनके अरमानों पर पानी फेरिएगा, कई लोग उसमें ओवरेज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता हैं, सिर्फ सत्ता के लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार, अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। धरातल पर ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई है, वो तो भला हो विपक्ष का और कांग्रेस राहुल गांधी जी का, जो 3 काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का जो इन्होंने मन बना लिया था बीजेपी एनडीए ने, उसको हम रोक पाए। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हुई है किसानों की, लेकिन हम 3 काले कानून रोकने में हम कामयाब रहे और उनको अपना हाथ खींचना पड़ा। इसी प्रकार जब राहुल जी बोलते थे कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर, ताकि पता पड़े कौन कहां पर रह रहा है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है कि आपकी जाति क्या है। वो आंकड़ा बहुत लाभदायक नहीं है, लेकिन वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में, किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजना उस तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं, बजट एलोकेशन कर सकते हैं, और एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को टारगेट कर कर बेनिफिट दे सकते हैं। आज क्या होता है, एडहॉक तरीके, जिसको जो पसंद आया उस जिले में घोषित कर दिया, उस समाज को दे दिया, कोई आर्थिक मापदंड नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने करी, और मजबूरन देश के माहौल को समझकर भारत सरकार को अल्टीमेटली अपना सर झुकाना पड़ा और राहुल गांधी और विपक्ष और कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। हम जीएसटी पे क्या बोलते थे, हमारी बात 8 साल बाद मानी, कई साल तक हमने मांग रखी जनगणना की, अंत में केंद्र सरकार ने उसको माना। तो अंत में ये करते वही हैं जो जनता विपक्ष इनसे करवाना चाहती है, लेकिन जिद, अहंकार और अड़ियल रवैये से जनता का, मतदाताओं का नुकसान हो रहा है। तो आज की इस मीटिंग से मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को और पूरे देश के यहाँ हमारे नेता आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से सबने संकल्प लिया, नेताओं ने, कि बिहार चुनाव में चाहे किसी प्रदेश का भी हो, छोटा नेता बड़ा नेता समर्पित भाव से इस चुनाव अभियान में कंधा देगा। हमारे गठबंधन को और पार्टी के चुनाव प्रचार में राहुल जी खुद, प्रियंका जी, खड़गे साहब, हम सब लोग मिलकर प्रचार करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में अब बदलाव होना निश्चित है। लेकिन ये प्रशासन, निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है, उस पर भी मतदाताओं को और हमको बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। वोट गायब कर दीजिए, वोट जोड़ दीजिए, और जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को अपना काम करना चाहिए, दुर्भाग्यवश वो नहीं कर रहा। संवैधानिक संस्था होने के बावजूद उसको पार्टी, दल, विचारधारा, राजनीतिक एसोसिएशन से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो ही रक्षक है इस लोकतंत्र में चुनाव करवाने की। उनके संरक्षण में चुनाव होते हैं। हम अक्सर पढ़ा करते थे अखबारों में कोई पहाड़ है, रेगिस्तान है, वहां पर 1 मकान है और 2 वोट हैं, तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी साधन नहीं हो तो जानवरों के ऊपर वोटिंग मशीन लेकर दिनों दिन चलते थे, ताकि वो वोट देने वाला व्यक्ति वंचित ना रह जाए। इस भावना के साथ हमेशा से निर्वाचन आयोग ने काम किया है। लेकिन आज आप देखिए, हम प्रमाण दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, पब्लिकली दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई बंद कमरे में नहीं कहा। जो डेटा है, वोटर लिस्ट है, वोट कटे हैं, जुड़े हैं, 1 मकान में 250-250 लोग रह रहे हैं, ये दिखाया गया। जो जिंदा है उनको मृत दिखाया गया, मरे हुए लोगों की वोट जोड़ी जा रही है, और उस पर आज तक निर्वाचन आयोग ने उस तथ्य का खंडन नहीं किया, और निर्वाचन आयोग ने आज तक कोई जांच नहीं बिठाई। राहुल गांधी से वो हलफनामा मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाएं एफआईआर लिखवाने के लिए, और वहां थानेदार बोले पहले आप मुझे एफआईआर लिख के दो, तब मैं कार्रवाई करूंगा। ये कहां का नियम कानून है? तो और अंत में हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, और मजे की बात यह है कि जो जवाब आता है वो भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो निर्वाचन आयोग को जनता की, विपक्ष की सारी आवाज सुननी पड़ेगी,
निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पड़ेंगे। वोटर लिस्ट हम लोगों को देनी पड़ेगी ताकि हम जांच कर सकें। और निर्वाचन आयोग ने स्वतः ही जो फैसला लिया कि जो पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगते हैं उस रिकॉर्डिंग को हम 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मुझे चुनाव को चुनौती देनी है कोर्ट में जाके, अदालत मुझसे एविडेंस मांगेगी, एविडेंस आप नष्ट कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग स्वतः ही सीसीटीवी फुटेज नष्ट करना चाहता है, वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता, जांच करा नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल हम लोग चुनौती को स्वीकार किए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ चुनाव अभियान में लगने वाली है।